हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक शर्मा। यूट्यूब के हिस्ट्री क्लासेस शशांक में आप सभी का स्वागत है। ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज पार्ट नंबर 8 की। अपन ने 7 पार्ट तक क्लियर कर रखा था, अब ये पार्ट 8 है। अगर अपने को कंप्लीट हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है तो आप कंप्लीट पार्ट देखना इसके, ठीक है। और आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह है जो टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे यदि आपकी मांग हो तो हम बात करते हैं हड़प्पा के समाज के बारे में। देखिए, आप हो या मैं हूं, हम एक गांव या शहर में रहते हैं, ठीक है। तो उस शहर के डेवलपमेंट और विकास के लिए बहुत सारे नागरिकों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे व्यापार वाणिज्यों की जरूरत पड़ती है। अनेकों प्रकार के सामाजिक समूह में हम लोग बटे हुए हैं, कई प्रकार के धंधे, बिजनेस, व्यापार वगैरह करते हैं, ठीक है। लोहार का काम लोहार करता है, जो लोहे से संबंधित हथियार वगैरह बनाता है, जो कृषि उपकरण बनाता है, जो कई प्रकार के औजार बनाता है, ठीक है। और सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, वो सोने से जुड़ी हुई वस्तुएं बनाता है, आभूषण इत्यादि बनाता है। उसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का कार्य करता है और फर्नीचर वगैरह ऐसी चीजें बनाता है। तो समाज में हम रहते हैं तो हम सभी को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। तो वस्तुओं के अनुरूप समाज अलग अलग जाति विशेष में बटा हुआ है। आज हमने उन्हें जाति विशेष का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। किंतु समाज लोगों का समूह वो एक ही है। उन्होंने अपने अपने सिरे से, अपने अपने ढंग से अलग अलग भिन्न व्यापार पकड़ रखे हैं, ठीक है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के एक सुगम साधन है। देखो, एक शहर में रहते हैं तो हमें A to Z चीजों की जरूरत पड़ती है। हम, आपको पता है कि हम हर चीज में तो परफेक्ट है नहीं कि ये चीज बना ले, वो चीज बना ले, बल्ब भी हम बना ले, फर्नीचर भी हम बना ले, टीवी वगैरह भी हम बना ले। तो आज के परिवेश में हम हमारा काम विभिन्न करते हैं। जैसे मैं टीचिंग करवाता हूं तो मैं टीचिंग करवा सकता हूं, अध्यापक का कार्य कर सकता हूं, आपको शिक्षा दे सकता हूं। एक बढ़ई का काम वो बढ़ई कर सकता है, उससे मैं फर्नीचर खरीद सकता हूं। एक लोहार का काम लोहार कर सकता है सॉरी उससे मैं लोहे की वस्तुएं खरीद सकता हूं। इसी प्रकार एक सुनार का कार्य वो सुनार करता है, मैं उससे आभूषण वगैरह खरीद सकता हूं। उनको मेरी जरूरत पड़ती है और आपकी जरूरत मुझे पड़ती है, ऐसा सारा सिस्टम है। तो हम हड़प्पा के समाज की बात करते हैं। देखो, समाज काफी अच्छा और विकसित था। हम इसके 8वें चरण में चल रहे हैं। हड़प्पा के समाज में हमें 4 प्रजातियां विशेष रूप से देखने को मिलती है। पहली है भूमध्य सागरीय, जो हड़प्पा के समाज में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, तीसरी है मंगोलाइड, चौथी है अल्पाइन। इस प्रकार की 4 प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। और हड़प्पा का समाज, जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा हमें मृण मूर्तियां माता देवी की मिली है, स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली है। इस आधार पर हड़प्पा का समाज हमारा मात्र सत्तात्मक है। और हड़प्पा के लोग काफी शांति प्रिय लोग थे। जैसा कि हमें धनुष बाण वगैरह इत्यादि कई प्रकार के तलवार, बर्छे वगैरह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, यह वैदिक सभ्यता से आए हैं। तो हड़प्पा में किसी भी प्रकार का कोई वेपन नहीं पाया गया। इस आधार पर हड़प्पा के लोग शांति प्रिय लोग थे और एक दूसरे से घुल मिलकर रहते थे। समाज में अमीर और गरीब दोनों तबके थे। जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो स्ट्रक्चर है मकानों के, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का समाज भी अमीर और गरीब और दास वर्ग में बटा हुआ था। हमें कुली लाइन्स वगैरह के भी साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा में। तो हड़प्पा का समाज पुरातात्विदों ने 4 प्रकार से बताया है: योद्धा वर्ग, विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये है, ठीक है। तो हम हड़प्पा के समाज से रिलेटेड बात करते हैं। तो समाज के आधार पर हम देखते हैं कि वेशभूषा वगैरह कैसी थी लोगों की। तो वेशभूषा का अगर अपन आकलन करते हैं तो हमें पुरुषों की वेशभूषा नगण्य मिलती है, यानी नहीं के बराबर मिलती है, क्योंकि हमें ऐसा कोई क्लू या एविडेंस नहीं मिलता जिससे अपन ये पुष्टि कर सके कि भाई पुरुषों की ऐसी ऐसी वेशभूषा थी। हमें केवल थोड़े बहुत प्रमाण मिलते हैं इसके। जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मूर्ति मिलती है जिसने वो तिपत या शाल ओढ़े रखता, अपने कंधे से लेकर और हाथों तक जो हाथ ढका हुआ, और उसका पारदर्शी हाथ भी हमें दिखाई देता है, जो त्रिखंडीय अलंकरण वस्त्र था, ठीक है। जैसा कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई
पुरुष लोग ऐसे शॉल ओढ़ते थे। ठीक है, माता देवी की मृण मूर्तियां हमें सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं, जिनका ऊपरी भाग लगभग वस्त्रहीन होता था और नीचे एक घेरेदार वस्त्र पहने हुए रहते थे, जैसा कि हम कह सकते हैं कि घेर है या घाघरा है, उस प्रकार का वस्त्र पहनती थी। और उस वस्त्र को जैसे वो घेरेदार वस्त्र पहन के और कमर में करधनी लगा के उसे बांध लेती थी, जिससे वो क्या है कि मजबूत रहता था। तो करधनी एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है, स्त्रियों का। इसके अलावा सर पर पहनने वाली कोई अज्ञात शिरोभूषा भी हमें मिलती है। हमने ये अभी तक अंदाजा नहीं लगाया कि वो लोग सर पे क्या पहनते थे, किंतु हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि वो सर पर किसी विशेष प्रकार की शिरोभूषा पहनती थी। ठीक है, कुछ विद्वान हैं, पुरातात्विद है, जैसे थपलियाल है और शुल्क है। ठीक है, थपलियाल और शुक्ल ने घेरेदार वस्त्र के साक्ष्य ऐतिहासिक काल में भी देखे हैं। ठीक है, जैसा कि हमें प्रमाणों से पुष्टि होती है। गुप्त कालीन मृण मूर्तियों में भी घेरेदार वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, स्त्रियों की मृण मूर्तियों में। इसके अलावा अजंता की चित्रकारियों में भी स्त्रियों ने घेरेदार वस्त्र पहने हुए और करधनी भी बांधी हुई है, जिससे वो वस्त्र मजबूत रहता है। अब अपन बात करते हैं कि आभूषण किस किस प्रकार के थे। एक तो अपन ने करधनी पढ़ा है, जो कमर में बांधा जाता है, और स्त्रियों में आकर्षक विन्यास का प्रचलन था। तो हड़प्पा की जो स्त्रियां थी वो अपने आप को अट्रैक्टिव प्रेजेंट करना चाहती थी, इसलिए कई प्रकार के हमें आभूषण देखने को मिलते हैं स्त्रियों में विशेष रूप से। ठीक है, तो इसीलिए पुरातात्विदों ने इसे आकर्षक विन्यास का प्रचलन का कारण बताया है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसे वर्तमान में ICHR ने पार्वती की मूर्ति घोषित किया है। वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसके आधार पर हड़प्पा की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा वो दिखाई देती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद में हम बात करते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त 6 लड़ियों का एक सोने के मनकों का हार भी मिला है। 6 लड़ियों का एक सोने के मनकों का हार हड़प्पा से। इसके अलावा एक बोतल है जिसमें एक काले रंग का पदार्थ मिला है, जिसे काजल की संज्ञा दी है। तो हमें हड़प्पा से काजल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरा कि खानपान, हड़प्पा के लोग क्या खानपान क्या करते हैं। जैसा कि आप और मैं साधारण रूप से खानपान क्या करते हैं, गेहूं की चपाती है, सब्जी है, ऐसा ये सब चीजें खाते हैं। उसी प्रकार हड़प्पा में भी क्षेत्र विशेष से संबंधित ही खानपान था। ज्यादातर उत्तर पश्चिम के एरियो में गेहूं और जौ मुख्य रूप से खानपान में प्रचलन था। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध के जो मुहाने पे हड़प्पन बस्तियां थी, ठीक है, सिंधु नदी के इर्द गिर्द, कालीबंगा है, हनुमानगढ़ है, पंजाब है, यहाँ पर अधिकतर गेहूं और जौ ही खाया जाता था। इसके अलावा कालीबंगा में ज्यादातर जौ का ही प्रचलन था खानपान में। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि गुजरात में आज भी चावल की खेती होती है, तो वहां से ऑब्वियसली चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात के रंगपुर और सुरकोतड़ा, जहां से सुरकोतड़ा से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के। तो रंगपुर और सुरकोतड़ा, यहां से हमें चावल बाजरा विशेषता साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में तिल और सरसों के तेल का भी प्रचलन था, और ये लोग घी का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये था इनका खानपान। अब मनोरंजन की बात करते हैं। तो पहले गांव के अंदर अपन लोग भी क्या कि मनोरंजन के लिए पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई वगैरह ऐसे खेल खेलते थे, जिससे मनोरंजन हो जाता था। अक्सर बड़े बूढ़ों को देखते थे कि वो पासे का खेल खेलते हैं, वो हड़प्पा से ही लिया गया है। मनोरंजन में हम बात करते हैं, आज भी जो प्रचलन है, मछली पकड़ना है, बहुत से लोगों का आज भी शौक है। शिकार खेलना है, आज भी कई सारे लोग शिकार खेलते हैं, किंतु अब तो इस पर बैन लग गया है। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, तो हम आज भी देखते हैं कि कई समूह में, कई जगह में जो रूरल एरिया है, वहां जैसे मुर्गों की लड़ाई होती है, बैलों की लड़ाई होती है। ठीक है, तो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणित जो चौपड़ और पासे का खेल है, वह प्रमुख था, आज भी कई जगह खेला जाता है। ठीक है, तो चौपड़ और पासे के जो खेल के साक्ष्य हमें आर्कियोलॉजिकल इसके एविडेंस मिले हैं। अब बात करते हैं हम अंत्येष्टि संस्कार की। अंत्येष्टि संस्कार के अंदर कोई भी मृतक होता है,
उसका अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती है, उसे दफनाया जाता है या चील कौवों को खिलाया जाता है या उसे जलाया जाता है, या पहले मतलब मरने के तुरंत बाद चील कौवों को खिला के जो कुछ ढांचा बच जाता था उसे दफना दिया जाता था, इस प्रकार के, या फिर पूर्ण दाह संस्कार किया जाता था जैसा कि हमारे समाज में प्रचलन है। तो अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से प्रचलित है। पूर्ण समाधिकरण यानी बॉडी को मतलब समाधि के रूप में दे देना, जो ठीक है, और आंशिक समाधिकरण चील कौवों को खिला के, जानवरों को खिला के बाद में जो कुछ ढांचा बच जाता है उस अंश को दफना देना। फिर दाह संस्कार यानी कंप्लीट जला देना, ठीक है। अब 1 मिनट आप रुकिए, इसके बारे में और चर्चा करते हैं अपन। तो हम बात करते हैं, हमने देखा कि अंत्येष्टि संस्कार है, मृतक के साथ में क्या क्या किया जाता है कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमें हड़प्पा से जो साक्ष्य मिलते हैं समाधिकरण के, कि भाई मृतक के साथ में क्या किया जाता था। देखो, इस आधार पे हम ये पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि, या पूरी जानकारी हमें मिलती है कि इन लोगों का पूर्व जन्म में विश्वास था, ये लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि देखो, सर्वाधिक पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन था हड़प्पा के समाज में, कि ये लोग कंप्लीटली क्या है कि पूर्ण समाधिकरण, पूरा समाधि कर देते थे। व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी कब्र बना दी जाती थी और चबूतरा बना दिया जाता था, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रचलन था जो पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन था। कालीबंगा से हम देखते हैं कि छोटी छोटी गोलाकार कब्रें प्राप्त होती है, ठीक है। लोथल ये गुजरात का स्थल है, यहाँ से हमें कई प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, गोदीबाड़ा वगैरह। लोथल से हमें युग्म शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, कपल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कपल को ब्यूरिल किया गया था, ठीक है। अब उसे लवर मानते हैं या कुछ और मानते हैं, बट वो कपल थे, तो इसे युग्म शवाधान की संज्ञा दी है जो लोथल से प्राप्त हुआ। रूपनगर ये पंजाब में पड़ता है। रोपड़ आपने नाम सुना होगा, रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। एक और अन्य स्थल इसी का ही सिमिलर, बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है, यह एक नवपाषाण कालीन बस्ती है। बुर्ज होम कश्मीर में भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा की जो सबसे प्रसिद्ध कब्र है, कब्र एच है, ठीक है। कब्र एच है, यहाँ पे ताबूत प्रकोष्ठ के साक्ष्य मिलते हैं, ताबूत के अंदर, ठीक है, कब्र को। एक सुरकोटड़ा जो गुजरात में स्थल है, यहाँ से हमें घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक विभिन्न प्रकार के अनोखी कब्र के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार हड़प्पा के समाज को हमने विभिन्न रंग ढंग से देखा कि भाई एक हड़प्पा के शहरों में विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ पर मात्र सत्तात्मकता का प्रचलन था, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमें माता देवी की मृण मूर्तियां मिलती हैं, पुरुषों की कम मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा इनके विभिन्न शौक थे। ये लोग मनोरंजन के भी साधन यूज में लेते थे, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, चौपड़ खेलना, और इनको रंग ढंग और पहनने, आभूषण आदि का भी काफी शौक था, ठीक है। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि समाज में बहुवर्गीय लोग रहते थे। सभी लोगों का अपना अपना एक उद्योग था, एक कुटीर उद्योग था। सभी लोग स्पेशली उन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे। मनके बनाने वाले मनके का काम करते थे, और बढ़ई का काम करते थे। लोहार है, सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, और विभिन्न प्रकार के जो कारीगर है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, हर प्रकार के हमें यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। सभी का उस समाज में अति महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि आज है। आज हम आपके बगैर नहीं रह सकते और आप हमारे बगैर नहीं रह सकते। तो थैंक यू वेरी मच। ये है हमारा हड़प्पा का समाज और हड़प्पा सभ्यता पार्ट नंबर 8, ठीक है। एक और बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। मैं इससे भी और उम्दा तकनीकी सिस्टम से आगे बढ़ना चाहूँगा, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।